न्यू लाइट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने देखा, जाना, समझा किस तरह से मौर्य काल पूरे भारत के जो स्टार्टिंग के काल हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ रहा। किस तरह से अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार इन लोगों ने राज्य विस्तार किया, क्या इनके राज्य की विशेषताएं थी, मौर्य वंश की क्या विशेषताएं थी। अभिलेख के आधार पर ही अशोक का या मौर्य वंश का पूरा इतिहास लिखा गया। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना समझिए, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, कॉपी पेन रख लीजिए जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण लगे उसको आप लिख सकें और फिर दोबारा रिवीजन कर सकें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, डिसलाइक जो आप कर सकते हैं करिए। समाहर्ता के बारे में बता दिया था कि जो राजस्व एकत्रित करने वाला प्रमुख अधिकारी होगा उसको समाहर्ता बोलते थे। इसको कलेक्टर के रूप में डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जान सकते हैं। नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको नागरिक कहते थे। रज्जुक जो लोग थे वो रज्जुक अधिकारी होते थे, वो लोगों को पुरस्कार और पनिशमेंट देते थे और जमीन की नाप भी करते थे। जमीन की नाप कौन करता है आप जानते हैं। तो मौर्य वंश या मौर्य काल की आर्थिक विशेषताएं क्या थी इसको समझते हैं। तो जो भी साक्ष्य मिले हैं उससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मौर्य काल में भूमि की उपज का 1/6 या 1/4 इस तरह से लिया जाता था। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था। ये जो इस तरह के टर्म्स होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे बलि। अब हम लोग सोचेंगे कि जो यज्ञ में बलि दी जाती है वो, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार का राजस्व कर है। इसी प्रकार और चीजों को जानते रहिए। भारत के पूर्व में स्थित ताम्रलिप्ति और पश्चिम में स्थित सोपरा महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। इस युग में समुद्री मार्गों को सयान पंथ कहा जाता है और जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, वो इसी समय हुआ। इस युग में मयूर पर्वत एवं अर्धचंद छाप वाली रजत मुद्राएं भी इस तरह से मिली हैं। तो ये ताम्रलिप्ति और सोपरा को थोड़ा मैप में देखकर समझते हैं। देखिए इन चीजों के बारे में अभी बताएंगे। ये देखिए, ये जो मैप है, इस मैप में जो भी अभिलेख अशोक के मिले हैं कहां कहां से, वो चीज है। देखिए सोपरा ये वाला रीजन हो गया और जो ताम्रलिप्ति है ये उड़ीसा वाला रीजन हो गया। और अगर भारत के मैप को देखें तो ये वाला पश्चिमी देशों को कनेक्ट करेगा और ये पूर्वी देशों को। इसके बारे में और विस्तृत अभी बताते हैं। तो ये आर्थिक रिस्पेक्ट में देखा जाए तो समुद्र का जो आर्थिक व्यापार है वो होता था, समुद्र के द्वारा व्यापार। ये एग्जाम में कई बार आता है। सीता, सीता किसे कहते हैं? तो जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता कहते हैं। तो मौर्य वंश में जो भी सरकारी भूमि रहती थी उसको सीता कहा जाता था। ये एग्जाम में आ चुका है। सीता। भूमि कर को भाग कहा जाता था। जो भूमि से कर लिया जाएगा उसको भाग कहते थे। स्वर्ण सिक्कों को निष्क, चांदी के सिक्कों को कारसा पण या पण और तांबे सिक्कों को मासक
तथा काकड़ी। इस तरह से ये नाम थे। ये जो नाम है इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखिए जरा समझिए, ये जो निष्क बर्ड आया है इसको आप जानते हैं। जब आप वैदिक काल में पढ़ाया गया था तो उस समय निष्क और शतमान इस तरह के बर्ड आप जानते हैं और बताए भी गए थे। अब यहां जो दो बर्ड आए हुए हैं, कारसापण और माशक, इनको आप याद रख लीजिए, क्योंकि याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम में जब कोई चीज़ आती है, मैं ये भी बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है, तो फिर यही ऑप्शन बचता है कि आप उसको याद कर लें। ठीक, तो इस प्रकार चांदी के सिक्कों को कारसापण या पड़ भी लिखा रहता है कहीं, और तांबे सिक्कों को माशक या काकड़ी कहा जाता था। उद्योग धंधों की जो संस्थाएं थीं उसको कहते थे श्रेणी। एक बर्ड और मिल सकता है, उसको बोलते हैं गिल्ड। ये बर्ड भी आता है, श्रेणी को ही बोलते थे गिल्ड। जो श्रेणी न्यायालय थे उसके प्रधान को बोलते थे महाश्रेष्ठी। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पड़ थी। जो राजकीय मुद्रा थी उसको पड़ बोलते थे। तो अब पड़ हो गया, और अभी ये जो बताया कारसापण या पड़, तो इस जो राजकीय मुद्रा को तो पड़ ही बोलते थे, जबकि और जो सिक्के चलन में थे उनके नाम इस तरह से थे। इसको आप जानते रहिए। तो जो पड़ है वो चांदी के सिक्के को ही एक तरह से कहते थे। ये जो बर्ड है एग्रोनोमोई, ये एग्जाम में आ चुका है और आता भी रहता है। तो मेगास्थनीज के बारे में अब तो आप जान ही चुके होंगे कि इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और उसमें एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की है। तो ये कौन था? तो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। तो वर्तमान समय में PWD, इस तरह से इस डिपार्टमेंट के थ्रू हम इसको जान सकते हैं। तो जो एग्रोनोमोई थे वो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी होता था। तो मौर्य काल के बारे में जो किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, इस तरह से थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। अब जो बात करते हैं वो कला एवं संस्कृति की करते हैं। देखिए, मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा शुरू की, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बराबर की गुफाएं बिहार में हैं। जो देखिए जरा, ये है वो, ये जो गुफा है बराबर की गुफाएं हैं, और ये बौद्ध भिक्षुओं को निर्माण के लिए मौर्य काल में बनाई गई। ठीक, तो इस गुफा को, बराबर की गुफाओं को जानते रहिए। अब देखिए, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग में है। प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। इसमें थोड़ी सी इसमें डाउट है। प्रयाग स्तंभ लेख प्रयाग के पास है, और इलाहाबाद में, ये अब तो प्रयागराज हो गया इलाहाबाद का नाम, तो वहीं पर था। और अशोक का ये जो शिलालेख था, इसको अकबर ने अपने किले इलाहाबाद में, अकबर ने किला बनवाया था तो वहीं पे लगवाया था। तो ये जो फैक्ट है ये तो सही है, लेकिन दिल्ली में स्थापित करवाया,
इसमें थोड़ा डाउट है, डाउटफुल है। ठीक, तो इसको जानते रहिए कि प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। तो इसको ठीक अब सही लग रहा है। अशोक के 2 अभिलेख और हैं। ठीक, तो इसको अब ये सही है कि प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने स्थापित करवाया ने एक तरह से शिफ्ट करवाया। अशोक के 2 अभिलेख और हैं, टोपरा और मेरठ। इस तरह से ये फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। ठीक, तो इसको ये आप जानते रहिए, ये बराबर की गुफाएं इस तरह से बनाई गई हैं। अब आ जाते हैं इस पे, जहां जहां से अशोक के अभिलेख मिले हैं और उसी से ही मौर्य वंश या मौर्य काल का पूरा इतिहास लिखा गया है। तो देखिए कहां कहां से मिले हैं। कांधार देखिए लिखा है, ये अफगानिस्तान वाला रीजन है। यहां से ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिपि में अभिलेख मिले हैं, ये आपको बता दिया गया है। यहां धौली उड़ीसा हो गया। ये दक्षिण भारत में है जो नट्टूर, ये जरूरी है क्योंकि इसी में नेट्टूर, उज्जैगोलन, मास्की, गुर्जरा इस तरह से बताया गया था। देखिए ये है मास्की। यहां पर जो अशोक का नाम ज्यादातर मिलता है देव नाम प्रिय, लेकिन यहां पे अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। देखिए इनको समझते रहिए। लुम्बिनी, निगाली सागर, इसको जानते रहिए, नेपाल में के पास, नेपाल में ही है ना। निगाली सागर, लुम्बिनी, रामपुरवा, कौशाम्बी, ये है गुर्जरा। जो आपको बता दिए हैं उन्हीं को इसमें मैप में किस तरह से कहां कहां बताया गया है, ये चीज इसमें दिखाई गई है। देखिए ये टोपरा, मेरठ, तो इस तरह से अभिलेख हैं, इनको आप जानते रहिए। वीडियो पॉज करके भी आप इनकी लोकेशन और अच्छे से, अगर जो ना देखा हो तो उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए अशोक के हर जगह अभिलेख मिले हैं, तो उनकी जो विशेषता है, कोई पिलर रहा, पिलर पे लेख लिखे हैं। ठीक, पिलर पे जनरल लेख लिखे हुए हैं, इस तरह से अभिलेख मिले हैं। चाहे वो मास्की हो, गुर्जरा हो, कहीं से भी मिले हों, कहीं कहीं पत्थर जो है उसकी सतह को चिकनी करके उस पर लेख मिले हुए हैं, इस तरह से। लेकिन ये जो अभिलेख मिला है, इस तरह का ये जो चित्र मिला है, ये ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार नहीं, एकमात्र। और इसको हम रूप चित्र भी कह सकते हैं। देखिए इसमें अशोक का नाम रान्यू अशोक मिला है। अब यहीं से क्वेश्चंस एराइज होता है। देखिए कि ये जो कंगनहल्ली में ये जो सब अभिलेख मिला है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। कंगनहल्ली सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र, इसकी ये विशेषता है। तो इस जो ये कंगनहल्ली वाला चित्र है, इसको आप जानते रहिए, ये बता दिया है। यहां पे अशोक का नाम रान्यू मिला है, रान्यू अशोक। ये एग्जाम के पर्पज से भी कंगनहल्ली महत्वपूर्ण है, ये आ चुका है। तो इसी में एक रामपुरवा अभिलेख बैल मिला है, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, ये सभी बिहार में मिले हैं।
इन अभिलेखों से मौर्य कला की श्रेष्ठता व्यक्त होती है। ये जिस तरह से अभिलेख मिले हुए हैं उनसे हम लोग जान सकते हैं कि किस तरह से मौर्य वंश की जो कला थी वो श्रेष्ठ थी, क्योंकि इन चित्रों को या इन अभिलेखों को देखने से पता लगता है कि उस समय किस तरह से कारीगरों ने इतनी उत्कृष्टता के साथ इन चीजों को बनाया है। कुछ थोड़े से फैक्ट हैं, उनको भी आप जान लीजिए। अशोक अपने अभिषेक के 10वें वर्ष गया था बोध गया, यात्रा की थी, और 20वें वर्ष लुम्बिनी, या है ना, 10 वर्ष और 20 वर्ष। तो अशोक सबसे पहले कहाँ गया? जहां पर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया गया। फिर इसके बाद वो 20वें वर्ष वहां गया जहां पे उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी। मागध किसे कहते थे? मगध और मागध। मगध तो चलो समझ लिया राज्य है, तो मागध उसको बोलते थे जो राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करता था, याद रखता था, उसको बोलते थे मागध। तो एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण, इसको आप जानते रहिए। देखिए, अशोक के बाद कौन आया? दशरथ। ठीक, ये आप जानिए। उसने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की, ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है और आया भी है। अशोक ने देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, इस तरह की उपाधि अपने अभिलेखों में लिखवाई है। तो अशोक के बाद हो सकता है यही दे दे कि देवनाम प्रिय किस शासकों का नाम अभिलेखों में मिलता है, इस तरह से हो सकता है। तो एक तो हो गया पहले नंबर पर अशोक और दूसरे नंबर पर दशरथ, उसका पुत्र। अब और समझिए, बिष्टी क्या था? तो बिष्टी मौर्य काल में जो निशुल्क श्रम एवं बेगार, जो निशुल्क श्रम करते थे, उसके लिए वर्ड आए बिष्टी। और कंगनहल्ली के बारे में आपको बता दिया है। तो इस तरह से मौर्य काल के बारे में आपको जानकारी दी गई। अब देखिए, जिस तरह से अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं, मतलब प्राप्त हुए हैं, तो ये तो बता दिया है कि किस तरह से अशोक के शिलालेख मिले हैं। कलिंग का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? अब ये आपको, अगर आपने पिछले जो लेक्चर हैं वो ध्यान से पढ़े होंगे, तभी आप बता सकते हैं कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में है। तो वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। 13वें अभिलेख में ऐसा बता दिया गया था। तो अशोक स्टार्टिंग से भी क्या ऐसा था? तो अधिकांश अभिलेखों या बौद्ध ग्रंथों के आधार पर कह सकते हैं नहीं। जनश्रुतियों और बौद्ध ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया और इसके बाद शासन के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध का युद्ध किया। और यहां पर जिस तरह से नरसंहार हुआ, उसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध को छोड़ दिया और धम्म, अशोक का धम्म, बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया और उसके जो बौद्ध धर्म की विशेषताएं थी, प्रचारकों के माध्यम से देश विदेश में इसको फैलाया भी। तो ऐसा बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि जो अशोक था स्टार्टिंग में, शुरुआत में वो नहीं था इतना दयालु, या जो अशोक का धम्म है वो कलिंग युद्ध के बाद बिल्कुल बदल गया। ऐसा कहा जाता है कि उसके रसोई घर में, है ना, जो जिस प्रकार पशुओं का वध किया जाता था, किस प्रकार, है ना, खाने में जो नॉनवेज है
उसका उपयोग ज़्यादा होता था, और कलिंग युद्ध के बाद ये जो चीज़ें हैं ये कम होती चली गई। तो इसको आप जानते रहिए। अब देखिए, पूरा लेक्चर बता दिया है, मौर्य काल बता दिया है, तो कुछ क्वेश्चंस तो पूछने का हक बनता है। उनको देखिए, इस क्वेश्चंस को आप कॉपी पे लिखते जाइए, या जिन लोगों को याद है तो मत लिखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन था? इसके आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद लिखेंगे। सेकंड देखिए, सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया? विकूटन एक तरह से जो होता है, एक वर्ड होता है इनक्रिप्शन, इंग्लिश वर्ड। तो इसका मीनिंग होता है कि कोई इंफॉर्मेशन अपने कोड में किसी को बताना और उस कोड को दोबारा से उसी फॉर्म में ले आना डिक्रिप्शन होता है। ठीक, तो ये यही चीज़ है। या एक तरह से ये वर्ड नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो अशोक के जो राज देश या शिलालेख जो भी मिले हैं, उसे को सबसे पहले किसने पढ़ा, किसने समझा, जाना। तो टिफेंथलर, जेम्स प्रिंसेप या इस तरह के कुछ वर्ड या नाम बताए हैं, आप उनको जानिए। थर्ड, जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चंस के बारे में अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन जब आप मौर्य काल को समझेंगे तब आप बता सकते हैं कि ये कौन कह सकता है, इस समय कौन इतना प्रसिद्ध था जिसे भारत का मैकियावेली कहते हैं। भारत का मैकियावेली। कोई विदेशी तो नहीं हो सकता है, चाहे वो प्लिनी हो, हेरोडोटस हो, ऐसा या स्ट्रैबो हो, ये कोई नहीं कहेगा। तो इसके बारे में आप अगर सोचेंगे तो आप बता सकते हैं, सोचिए। नेक्स्ट, फोर्थ, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो जो 7 अंग हैं इनको आप जानिए, लेक्चर में बता दिया था पिछले लेक्चर में, उसको समझिए कौन सा होगा। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख है? तो जो 14 अभिलेख मिले हैं उसमें कौन से नंबर का है जिसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख है? ये जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं और आने की संभावना भी है, जो भी कमिंग एग्जाम है उसमें। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? ये अब आप बता सकते हैं। अशोक के समकालीन मिस्र का शासक कौन था? ये भी बताइए। नेक्स्ट है, बिंदुसार के समकालीन सीरिया का शासक कौन था? ये भी बता सकते हैं। शन्निधाता मौर्य काल में कौन था, यानी शन्निधाता किसको कहते थे? और लास्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? तो इस प्रकार के जो ये 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको आप समझिए, जानिए और लिख लीजिए और इसका आंसर सोचिए। चलिए, लेक्चर के लास्ट में मैं इनके आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, इस कड़ी में। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, इसको भी बता देता हूं। मौर्य काल के बाद जो आया वो मौर्योत्तर काल था। इसको आप थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। फिर इसके बाद जो 10 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं बताना चाहिए, जो नेक्स्ट वीडियो हो उससे बताना चाहिए। चलिए, लेकिन प्रयास करता हूं, अगर टाइम रहा तो मैं बता देता हूं। ठीक, नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उसके विशाल साम्राज्य के खंजरों पर अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए
उत्तर में थे शुंग और कर्ण, और दक्षिण में बकाचक एवं शातवाहन। शुंग वंश को आप जानिए। देखिए, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है बाणभट्ट के हर्षचरित से और कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से। इसमें वर्डी है मालविका और अग्निमित्रम। मालविका और जो शुंग वंश का दूसरा शासक हुआ अग्निमित्र। तो अग्निमित्र अगर शुंग वंश का शासक तो पुष्यमित्र शुंग, तो उसका पुत्र अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्रम की लव स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है और इसकी रचना की कालिदास ने। और हर्षचरित के बारे में बाणभट्ट, तो इसमें ऐसा जिक्र है शुंग वंश का। देखिए, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, इसको जानते रहिए, इसको बता भी दिया था कि बृहद्रथ जो था पुष्यमित्र शुंग सेनापति था, निरीक्षण कर रहा था बृहद्रथ और उसको मार दिया। ये जानिए कि राजा को मारने के बाद भी सेना द्वारा कोई विद्रोह नहीं किया गया, तो इससे इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है कि सेना का सहयोग पुष्यमित्र शुंग को था। जब मौर्य काल, इतना बड़ा मौर्य काल था और मौर्य काल का पतन कैसे हुआ, तो इसके कई कारण इसमें गिनाए जा सकते हैं। अशोक की नीति, अशोक ने कहा मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अशोक ने ये नहीं कहा था कि मैं, अगर कोई परेशान करेगा कोई पड़ोसी राजा तो उससे युद्ध किया जा सकता है, लेकिन अहिंसा की नीति को फॉलो करना है। दूसरा रीजन इसमें यह भी गिनाया जा सकता है कि अयोग्य उत्तराधिकारी थे। अशोक के बाद कोई इस तरह का उत्तराधिकारी नहीं मिला जो शासन को संभाल सके। तीसरा, इस कारण में यह भी गिनाया जा सकता केंद्रीकृत, जिस तरह से अपनी राजनीतिक संरचना के बारे में बताया था, सन्निधाता, समाहर्ता, नागरिक, इस तरह से मेगस्थनीज ने भी वर्णन किया। तो जो इनका केंद्रीकृत स्ट्रक्चर था, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से भी ऐसा बाद में हो गया कि इसका पतन हो गया। तो इस तरह से बृहद्रथ की जो हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग द्वारा और राजा बन गया। पुष्यमित्र को अयोध्या अभिलेख में 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आप अयोध्या अभिलेख जानते रहिए, जहां पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। ये करवाए किसने? पतंजलि। पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य, इसको जानते रहिए, ये एग्जाम में कई बार आया है। तो आप पतंजलि की महाभाष्य को जानते रहिए। अब देखिए, हिंदू धर्म के विपरीत जो बौद्ध धर्म है, उन्होंने बताया कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का घोर शत्रु था। देखिए, बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु, स्तूपों एवं विहारों का विनाशक कहा गया है। बौद्ध धर्म का शत्रु था, तो स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड, विहार, चैत्य, इन चीजों को नष्ट करने वाला बताया। जबकि दूसरी ओर ऐसा भी है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो सांची का स्तूप है उसमें जो रेलिंग है उसको भी जोड़ा, और दूसरी तरफ बौद्ध ग्रंथ इस चीजों के बारे में भी बता रहे हैं कि वो बौद्ध धर्म का शत्रु था। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट भी है। पुष्यमित्र के जो उत्तराधिकारी हुए अग्निमित्र, वसुमित्र, देवभूति आदि हुए। भागवत नाम के राजा की राजसभा में एंटियालकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस रहता था। ये
जब अभी हिंद यवन शासक बताएंगे तो उस समय भी इसका जिक्र करेंगे। इसको थोड़ा सा नाम जान लीजिए तब तक, ये सही रहेगा। एंचालकीट्स जान लीजिए और हेलियोडोरस, इतना आप जान लीजिए। देखिए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में शुंग वंश का विशेष योगदान रहा। बौद्ध स्तूप में लगे लकड़ी के जंगलों को पत्थरों में बदला गया। तो वो कौन सा है? सांची का महान स्तूप, रेलिंग। स्तूप के चारों ओर जो स्तूप होता है उसके चारों जो भी रेलिंग होती है उसको चेंज करवाया गया। भरत स्तूप है सतना में, इसको भी इसी तरह से किया गया। और जानते रहिए थोड़ा सा, पूना के भाजा में निर्मित बिहार, ये बिहार वर्ड नहीं, ये जो बिहार वर्ड है ये बिहार है। जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे उसको बिहार कहते थे, और जहां पूजा करते थे उसको चैत्य कहते थे। ऐसा बौद्ध धर्म में बताया गया था, तो उस चीज को जानते रहिए। तो भाजा में निर्मित बिहार एवं चैत्य बेशनगर एवं विदिशा का नाम था उस समय का। गरुण ध्वज स्तंभ, हेलियोडोरस, एंचालकीट्स, इसके बारे में आप जाने भी, और डिटेल जब हिंद यवन शासक होंगे तो उस समय ये जिक्र आएगा, क्योंकि ये जो राजा थे हिंद यवन राजा ही थे, उसी समय ऐसा हुआ था। तो शुंगों के समय स्थापित बेशनगर गरुण ध्वज पहला प्रस्तर स्तंभ था जो वैष्णव धर्म से संबंधित था। निर्माण किसने करवाया था? हेलियोडोरस। पाणिनि और जो पतंजलि हैं, ये शुंग वंश में ही इन लोगों ने एक तरह से प्रसिद्धि पाई। शुंग वंश के बाद कौन सा आया? कण्व वंश। इनके नाम जानने हैं। अब आप ऐसा मत सोचिए, है ना, ये जानने की कोशिश मत कीजिए कि पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक कब हुआ, अग्निमित्र का जो राज्याभिषेक हुआ कब हुआ, कितने बजे हुआ। इस तरह के फैक्ट्स के चक्कर में मत पड़िए। पहली बात तो एग्जाम में इतना ज़्यादा आता नहीं है, ठीक। और अगर पीएचडी करनी भी है तो एग्जाम में इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो मेंस में पूछा जाता है वो थोड़ा मौर्य उत्तर काल में एक साथ पूछ लिया जाएगा, किस तरह से सांस्कृतिक दशाएं या किस तरह से चीज़ें चेंज हुई। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि भैया बताइए पाणिनि के मामा कौन थे, ठीक। कन्वंश के बारे में जानिए। तो जितना बताया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट है, इसको याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और लिखते रहिए। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, इसकी हत्या कर दी किसने? वसुदेव। और कण्वंश की स्थापना की। कौन थे भारतीय इतिहास में कण्वंश? क्या किया इन्होंने, किस तरह से रहे, क्या क्या किया, ये कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि साक्ष्य नहीं है। तो कलिंग के मेघवाहन, कलिंग राज खारवेल का नाम सुना होगा। खारवेल का नाम आएगा तो ये कलिंग के मेघवाहन राजाओं के बारे में भी आपको जानना होगा। तो इनके बारे में जानिए, फिर समझिए। चेदी वंश के शासक खारवेल के शासनकाल में कलिंग शक्ति संपन्न बना। इसकी जो उपलब्धि है वो उदयगिरी की पहाड़ियों के पास है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप जानते रहिए। हाथी गुम्फा अभिलेख का जैसे ही जिक्र आएगा तो आपको एक कलिंग के मेघवाहन शासकों को याद रखना होगा। तो ये केवल खारवेल यहाँ पे हैं। शासन के जो 13 वर्ष की उपलब्धि इसमें जिक्र है। पहले साल क्या किया, दूसरे साल क्या किया, तीसरे, इस तरह से जिक्र है। इसके बाद दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ थे आंध्र में सातवाहन। देखिए इसको भी समझिए। इस वंश की स्थापना शिमुक ने कण्व वंश का विनाश करके की थी। सातवाहनों ने गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान या पैठान, इसको जानते रहिए। आंध्र में जो सातवाहन है, सात वंश की स्थापना किसने की? शिमुक, इसको जानिए, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आया हुआ है।
सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान या पैठान। और एक क्वेश्चन और आता है जो चलिए ये बाद में बताना चाहिए था कि इन शासकों ने किस तरह के सिक्के चलाए, किस धातु के, तो वो था शीशा, शीशा यानी पोटान। इस तरह के सिक्कों का इन्होंने चलाया। ये एग्जाम में 3 क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं, तो थोड़ा सा 3 क्वेश्चन के चक्कर में थोड़ा सा और जान लीजिए, ज्यादा नहीं बस। तो सातवाहनों ने गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान या पैठान को अपनी राजधानी बनाया। सातवाहनों का सबसे पुराना अभिलेख 1ली सदी का है, जब इन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित की और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे शक, अभी बताया जाएगा। ये हिंदवन, शक, कुषाण, इस तरह की चीजों अभी आपको बताई जाएंगी। तो इसी सातवाहन में है सातकर्णी, इसको थोड़ा जानिए। सातकर्णी प्रथम के बारे में नानाघाट शिलालेख में ऐसा जिक्र है, लिखा हुआ है। ऐसा कहा गया है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने किए थे, इस तरह इसने भी किए थे। इसे दक्षिणापथ का स्वामी कहते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो नासिक अभिलेख है, इसके अनुसार उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया। भारत के नक्शे को देखेंगे, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, हो गया तीनों समुद्र। गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों को राजमाता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में महामंड करके इस तरह से प्रस्तुत किया गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षत्रिय, शक, यवन और पहलवों का विनाशक कहते हैं। इनका नाम जाने देखिए, गौतमी पुत्र फलाना, इस तरह से इनका, ये जो भी सातवाहन थे, ये अपनी माता का नाम पहले लिखते थे और बाद में अपना नाम। तो इस तरह की परंपरा सातवाहन वंश में मिलेगी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने गोदावरी के किनारे पैठान या प्रतिष्ठानपुर राजधानी बनाई। उसने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया। तो ये जो सातवाहन है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसका एक यही है कि इसने रुद्रदामन जो शक शासक था उसको 2 बार पराजित किया, ये जानिए। और यहाँ पर ये जो बताया था कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने शक, क्षत्रिय, शक, यवन, ये जो हैं 3-4 लोग हो गए हैं, इनको पराजित किया। तो इनका नाम जानते रहिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। एक राजा और हुए, यज्ञश्री सातकर्णी। इन्होंने अपने सिक्कों पर जहाज के चित्र बनवाए। तो ये तीनों हो गए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, है ना। जिस तरह से माता का नाम पहले लिख रहे हैं और बाद में, तो इस तरह से 3 शासक बहुत हुए, चाहे वो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी हो। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं। ब्राह्मणों को भूमिदान और जागीर देने की प्रथा इन्हीं ने आरंभ की, इस चीज को जानते रहिए। इसको वैसे अग्रहार कहते थे, अग्रहार, इस प्रथा को। तो सातवाहनों के समय में ये जो राजा हैं और इनकी क्या उपलब्धि है, शीशे के सिक्के मिले, ब्राह्मणों को पहली बार भूमिदान दिया, इस तरह की चीजें जानते रहिए। राजभाषा जो भी थी प्राकृत थी उस समय। एक थे हाल, इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहन युग में इत्र बनाने वाले शिल्पी थे, इस तरह से इनको गांधिक कहते थे, इस तरह की चीजें हैं। तो इस तरह से जो 10 क्वेश्चंस बताए गए थे उसके आंसर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसको आप जानते रहिए, समझते रहिए और लाइक शेयर जो हो वो करते रहिए और समझते रहिए। उन जो 10 क्वेश्चन बताए उनके आंसर आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में उनको बताया जाएगा। इसी और उम्मीद है कि ये जो आज की क्लास है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और इसी के साथ